प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में अध्ययन शुरू किया था, जिसमें हमने दो कल्प प्री पैलियोजोइक और पैलियोजोइक यानी आद्य कल्प और पैलियोजोइक जो इरा है, इनका हमने अध्ययन किया था, जिनकी अवधि हम दोनों की मिलाकर हम देखें तो लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 22.5 वर्तमान से 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान पृथ्वी के ऊपर जो जो परिवर्तन आए उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। उसके पश्चात जलमंडल और वायुमंडल का निर्माण हुआ और पृथ्वी के ऊपर विभिन्न भूभागों में जल के भरने से छोटे छोटे सागर और बड़े बड़े कालांतर में महासागरों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही पृथ्वी के ऊपर जीवन छोटे रूप में नजर आया। सबसे पहले जीवन जो है वो सागरों में, और सागरों से धीरे धीरे जैसे जैसे स्थलीय भागों पर वनस्पतियों का विकास होता गया तो जीवन जो है वो जल से स्थल की ओर प्रसारित हुआ। तो कहने का मतलब है, सर्वप्रथम वनस्पतियां और जीव जो हैं वो सागरों के अंदर उनका विकास हुआ। तो इसके साथ साथ हम देखें तो पिछले दोनों कल्पों के अंदर विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण हो गया, जिसमें हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, यूरोप के स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं, एशिया की अल्टाई त्यान शान श्रृंखला है, साथ ही यूरोप के ब्लैक फॉरेस्ट हैं, वॉसेजेस श्रृंखला है और स्पेनिश मेजेटा है। इन सब का निर्माण हो चुका था। इसके साथ ही भारत के अंदर हम देखें तो खासकर अरावली और धारवाड़ जो हैं, इस क्रम की शैलों का निर्माण इस काल के अंदर या पिछले जो काल हैं उन दोनों में उनका निर्माण हुआ। जलवायु जो है वो शुरुआत के अंदर सब स्थानों पर एक जैसी थी, यानी जलवायु कटिबंधों का निर्माण नहीं हुआ था। और पिछला जो हमारा पैलियोजोइक इरा जो था, यानी लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी उसका अंतिम भाग जो था पर्मियन शक या पर्मियन पीरियड जैसे ही समाप्त हुआ तो उसकी समाप्ति के समय पृथ्वी के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में शुष्क, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीत जलवायु ग्लेशिएशन के कारण थी। तो हम कहें तो ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जलवायु के अंदर परिवर्तन जो है वो पिछले कल्प के अंदर स्पष्ट रूप से नजर आने लगे थे। इसके साथ ही पृथ्वी के ऊपर वनस्पतियों और जीवों जो है इनका विस्तार अत्यधिक मात्रा में हो चुका था। आज हम बात करेंगे मीजोजोइक इरा की, जिसको कि मध्यजीवी कल्प के नाम से हम जानते हैं। मीजोजोइक इरा को सेकेंडरी या द्वितीयक युग के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी अन्य कल्पों की तरह 3 भागों के अंदर बांटा गया है, ट्रियसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रियसिक शक या पीरियड। इसकी जो अवधि है, यानी प्रारंभ की अवधि है लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व और समाप्ति की अवधि है लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रियसिक पीरियड प्रारंभ हुआ और लगभग आज से वर्तमान समय से 18 करोड़ वर्ष पूर्व ये समाप्त हुआ। तो इसकी कुल अवधि है जो है वो लगभग 4.5 करोड़ वर्ष है। यानी ट्रियसिक पीरियड जो है 4.5 करोड़ वर्ष तक इसका काल रहा है। इसका जो नामकरण जो है, ये जर्मनी में जो जमाव थे, त्रिस्तरीय जमाव थे, जिनको ट्रियास कहा गया, और उस ट्रियास शब्द से इसका नामकरण यानी ट्रियसिक किया गया। इस काल को हम एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। एज ऑफ रेप्टाइल्स से मतलब है कि रेंगने वाले जीवों का काल। क्यों इसको रेंगने वाले जीवों का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में पृथ्वी के ऊपर यानी स्थल और सागरों में बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था। पिछले कालों में हमने देखा तो वर्टिब्रेट्स का यानी रीढ़धारी या कशेरुकी जीव जो है उनका विकास हो चुका था, और यहाँ तक आते आते लगभग 18 करोड़ वर्ष
तक आते आते पृथ्वी के ऊपर अत्यधिक बड़े बड़े विशालकाय जीव जो हैं, इनका विकास या उत्पत्ति और विकास प्रारंभ हो चुका था। अब हम बात करें इसी काल की, इस काल को आर्कियोप्टेरिक्स का काल भी कहा जाता है। आर्कियोप्टेरिक्स ऐसे जीव थे जो आकाश में भी उड़ सकते थे और स्थल के ऊपर भी चल सकते थे। एक तरह से इनको कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन एवीज और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी कहा गया है। एक तरह से हम कहें तो जो रेंगने वाले जीव और पक्षी जो हैं, उनके बीच की संयोजक कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स जीव जो है उसको माना गया है। तो इस काल को आर्कियोप्टेरिक्स का काल कहा गया है। यानी एक तरह से हम कहें तो जो रेंगने वाले जीव जो हैं वो पक्षियों के अंदर परिवर्तित या मॉडिफाइड हुए। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स एक तरह का इसी प्रकार से रेप्टाइल और पक्षी दोनों ही रूपों वाला जीव था, इसलिए इसको आर्कियोप्टेरिक्स का पीरियड या काल कहा जाता है। इसके साथ ही पृथ्वी के ऊपर जो हमारे वर्तमान जो कछुआ, मेंढक, केकड़ा इस प्रकार के या इनके समक्ष के जीवों का उदय हुआ था इस काल में। साथ ही स्थल पर रेंगने वाले जीव रेप्टाइल्स और जो मैमल्स जो हैं, स्तनपायी जीव जो हैं, इनका उदय प्रारंभ हुआ। तो जो मैमल्स हैं ये रेंगने वाले जीवों से बने हैं। कहने का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे परिवर्तन आते गए, समय बीतता गया, एक स्पीशीज जो है वो दूसरी के अंदर मॉडिफाइड होती गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्थल पर रेंगने वाले जीवों से स्तनपायी या मैमल्स का उदय हुआ। इसके साथ ही हम धरातल के ऊपर जो परिवर्तन आए उनका अध्ययन हम करें तो खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र जो हैं वो मरुभूमियों और झाड़ियों से ढके हुए थे। साथ ही इसमें हम देखें तो खासकर ब्रिटेन के अंदर मरुभूमियों से घिरी नमकीन झीलों का विस्तार हुआ। यानी सैलाइन लेक्स जो हैं वो ब्रिटेन के अंदर इस काल के अंदर बने। इसके साथ गर्म जो सागर थे उनमें चिकनी मिट्टी और बालूका पत्थरों का जमा हुआ। यानी इस काल के अंदर भी अपर्दन और अपक्षय की क्रिया जारी थी, जिसके कारण सागरों के अंदर विभिन्न प्रकार की अवसादी शैलों का जमा हुआ। नेक्स्ट हम बात करें जलवायु की, तो इस काल के अंदर जलवायु जो है वो सर्वत्र गर्म और शुष्क थी। साथ ही इस युग के प्रारंभ में उत्तरी गोलार्ध में स्टार्टिंग के अंदर जब ये प्रारंभ हुआ लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व, तो उस काल के अंदर उत्तरी गोलार्ध में जलवायु शुष्क थी, इसलिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर खासकर वनों का विकास नहीं हुआ। परंतु बाद में धीरे धीरे जलवायु जो है वो शुष्क से आर्द्र जलवायु में परिवर्तित होनी हुई, और जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में खासकर जो कोणधारी वन है या जो कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं, इनका आविर्भाव या उदय हुआ। अब हम बात करें इसके दूसरे पीरियड की। इस दूसरे पीरियड को जुरैसिक शक या जुरैसिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रारंभ की अवधि जो है वो है लगभग वर्तमान समय से 18 करोड़ वर्ष पूर्व, और समाप्ति की अवधि है लगभग 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इसकी कुल अवधि जो है वो है 4.5 करोड़ वर्ष। इसका जो नामकरण है जुरैसिक, ये स्विट्जरलैंड के जूरा पर्वत के नाम पर रखा गया है। इस काल में हम देखें तो पुनः पिछले हमने पेलियोजोइक ईरा में हम देखा था कि अध्ययन किया था कि सागर जो हैं वो पीछे हटने लगे थे, लेकिन इस काल तक आते आते लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व सागरों का पुनः विस्तार हुआ, और सागर जो है वो स्थलीय भागों पर अतिक्रमण करने लगे, जिसके कारण स्थलीय भागों पर जो है जो इतने भी हमारे फॉरेस्ट एरियाज जो थे वो सारे के सारे दलदल युक्त थे, या हम कहें कि स्वैम्प्स का निर्माण या दलदलों का निर्माण सागरों के आगे की ओर बढ़ने से हुआ। इसके साथ ही इस काल की हम मुख्य घटना हम देखें तो नदियों द्वारा झीलों और नदी विसर्प का निर्माण हुआ। जो नदी द्वारा जो ऑक्सबो लेक्स हैं और जो ये जो मेंडर्स जो हैं ये इससे पुराने नहीं पाए गए हैं। यानी नदियां पर्वतों के उत्थान के समय ही नदियों का निर्माण हुआ, और नदियां जो हैं वो मैदानी भागों के अंदर झील और नदी विसर्पों का निर्माण करती हैं। तो लगभग नदी के द्वारा 18 से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व झीलों और मेंडर्स का निर्माण किया गया।
अब हम बात करें इस काल में जलवायु की, तो इस काल में जलवायु जो थी वो शुष्क थी और कुछ क्षेत्रों के अंदर जलवायु उष्णकटिबंधीय थी। अब जुरेसिक काल के अंदर हम जलवायु के साथ साथ हम वनों की बात करें तो इस काल के अंदर वर्षा बहुत अधिक हुई, जिसके कारण पृथ्वी पर घने वनों का विस्तार हुआ। साथ ही जो फूल वाली वनस्पतियां जो थी उनका उदय हुआ। यानी अधिक वर्षा के कारण पृथ्वी के ऊपर घने वनों का विस्तार, और इससे पहले की जो वनस्पतियां थी उनमें फूल नहीं थे, तो फूल वाली वनस्पतियां जो वर्तमान की जो हमारी वनस्पतियां हमें नजर आती हैं इनका उदय हुआ। इसके साथ हम देखें एनिमल्स की बात करें तो इस काल में स्थल के ऊपर जो हम डायनासोर नाम आपने सभी ने सुना होगा। डायनासोर का मतलब है विशालकाय छिपकलियां। तो इस काल के अंदर विशालकाय छिपकलियों का विस्तार हुआ। हालांकि जुरासिक पीरियड में ही डायनासोर्स या विशालकाय छिपकलियां जो हैं इनका उद्भव हो चुका था, लेकिन एक तरह से हम देखें विस्तार और फैलाव जो है वो इस काल के अंदर हुआ। इसके साथ ही पक्षियों का उदय और विस्तार हुआ। पिछले पीरियड में हमने बात की थी कि रेप्टाइल्स जो हैं वो मैमल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर परिवर्तित होने लगे, तो इसके साथ ही इस काल के अंदर बर्ड्स का उदय और विस्तार हुआ। और मैमल्स जो हैं छोटे, पृथ्वी के ऊपर छोटे आकार के मैमल्स जो हैं वो नजर आए, या उनके जीवाश्म जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं, खासकर चूहे के बराबर, यानी बहुत छोटे आकार के मैमल्स इस पीरियड में थे। इसके साथ ही अब हम बात करें लाइफ की, तो इस काल में जल, स्थल और वायु तीनों में ही लाइफ थी, यानी तीनों में ही जीवों का निर्माण हो चुका था। यानी पृथ्वी के ऊपर पहले सागरों में जीवन, और सागर से स्थल पे, और स्थल से वायु के अंदर, यानी वायु में जीवन बर्ड्स के रूप में, तो तीनों ही क्षेत्रों के अंदर जीवन का उद्भव हो चुका था। इसके साथ ही अब हम बात करें स्थलीय भागों की, तो स्थलीय भागों में जितने भी हमारे उच्च पर्वत जो थे वो घर्षित हुए, और उनका अपर्दन और अपक्षय होने के कारण वो छोटी छोटी पहाड़ियों में परिवर्तित होने लगे। यूरेशिया का अधिकांश भाग जो अभी जैसे कि हमने बात की थी कि सागर जो हैं वो उन्होंने स्थलीय भागों का सागरों ने अतिक्रमण किया, तो यूरेशिया का अधिकांश भाग जो है वो इस काल में जल प्लावित था, यानी वाटर लॉग था, जल से ढका हुआ था। साथ ही वाटर लॉगिंग के कारण खासकर फ्रांस है, दक्षिण जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इनमें चूना पत्थर इसका जमा हुआ, यानी कैल्शियम जो है इसके निर्माण और अवसादी शैलों के रूप में इसका जमा हुआ। अगला जो शक है तीसरा इस कल्प का, उसको हम क्रिटेशियस शक या क्रिटेशियस पीरियड के नाम से हम जानते हैं। इसकी प्रारंभ की अवधि है लगभग वर्तमान से 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व, और ये जो शक है ये लगभग वर्तमान से 7 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। कुल अवधि हम देखें तो इसकी है 6.5 करोड़ वर्ष, और इसका जो नामकरण है वो क्रेटा शब्द से हुआ है। क्रेटा का मतलब होता है चूना, यानी इस काल के अंदर चूने के जमाव बहुत अधिक मात्रा में हुए। अभी जैसे कि पिछले हमने बात की थी पीरियड के अंदर कि चूने के जमाव हुए, तो इस काल तक आते आते चूने के यानी लाइमस्टोन जो है पृथ्वी के ऊपर विभिन्न भागों में अवसादी शैलों के रूप में जमा। तो खासकर इस कारण से इस पीरियड का नाम जो है वो क्रिटेशियस, चूने के जमाव के कारण इसका नामकरण किया गया है। इसके साथ हम बात करें तो खासकर जो कोस्टल एरियाज या तटीय क्षेत्र जो हैं उनमें सागरों के ऊपर की ओर या स्थल की ओर बढ़ने के कारण दलदलों का विस्तार हुआ, और नदी जो प्रवाह है वो मंद हुए, और नदी प्रवाह मंद होने के कारण ही डेल्टा निर्माण सक्रिय हुआ। यानी नदियां जब उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं तो मैदानी भागों में मियंडर्स और ऑक्सबो लेक्स का निर्माण करती हैं, और समुद्र में या जहां पर भी झील में जहां अपना जल छोड़ती हैं वहां डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इस काल के अंदर डेल्टा निर्माण जो है वो सक्रिय हुआ। इससे पहले डेल्टा फॉर्मेशन बहुत कम मात्रा में पाए गए या छोटे रूप के थे। तो नदियां जैसे जैसे अपर्दन बढ़ता गया वैसे वैसे नदियों के द्वारा डेल्टा
निर्माण प्रक्रिया जो है वो सक्रिय हुई। इसके साथ हम बात करें तो खासकर जो उत्तरी पश्चिमी कनाडा है, अलास्का है, मेक्सिको है, ब्रिटेन में डॉबर क्षेत्र है, यहाँ पर खड़िया मिट्टी के जमाव जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हुए। इस काल में भी हम पर्वत निर्माण क्रिया की बात करें तो पर्वत निर्माण क्रिया इस काल में भी अत्यधिक सक्रिय थी। जैसे खासकर रॉकीज, एंडीज और पनामा कटक जो हैं और यूरोप की कई पर्वत श्रेणियों का इस काल के अंदर निर्माण हुआ। अब भारत की हम बात करें इस काल में तो भारत के खासकर जो प्रायद्वीपीय पठार जो है इस पर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा लावा का जमा हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत का जो दक्कन का पठार है वो काली मिट्टी या लावे की मिट्टी द्वारा बना हुआ है। तो वहाँ पर शांत प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन से इस लावा का जमा हुआ। तो क्रिटेशियस काल के अंदर भारत के इस प्रायद्वीपीय पठार के दक्कन का जो पठार है उसका निर्माण हुआ। जलवायु हम देखें पृथ्वी के ऊपर तो इस काल में संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जलवायु नम थी। अब हम बात करें वनस्पतियों की तो इस काल के अंदर ग्रीनलैंड तक वनस्पतियों का विस्तार था। साथ ही पृथ्वी के ऊपर पतझड़ी वनों का पर्याप्त विकास और विस्तार हुआ और फूल वाले पौधों का भी विकास और विस्तार हुआ। साथ ही हम जीवों की बात करें, एनिमल लाइफ की बात करें तो सागरों के अंदर खासकर शार्क है, हैरिंग समान मछलियों का विकास हुआ, कछुओं का उद्भव हुआ। अभी तक हमने बात की थी कछुए सदृश जीव, लेकिन वो धीरे धीरे मॉडिफाई होकर रूपांतरित होकर कछुओं के अंदर परिवर्तित हुए। कछुए समक्ष जीव, कछुओं का जो रूप है इन्होंने लिया। साथ ही इस काल के अंदर रेप्टाइल्स का यानी रेंगने वाले जीवों का पृथ्वी के ऊपर आधिक्य था, एक तरह से कहें हम शासन था, और समुद्रों के अंदर सर्प समान जीवों का विकास हुआ। साथ ही इस काल के अंदर हम देखें तो जो हमारे पंख वाले और पर विहीन पक्षियों का विकास हुआ। कुछ बर्ड्स के पंख होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। यानी जैसे हम बात करें तो हमारे नॉर्मल जो आसपास के हैं पक्षी इनके तो पंख होते हैं। इसके अलावा कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनके पर नहीं होते हैं, तो उनका भी विकास जो है वो इस काल के अंदर हुआ। तो ये तो था हमारा मध्यजीवी काल, जिसके अंदर हमने पृथ्वी के ऊपर जो पुराजीवी कल्प के पश्चात जो परिवर्तन आए स्थलीय भागों के ऊपर और लाइफ के यानी एनिमल लाइफ और प्लांट्स, इनमें जो परिवर्तन आए उसका हमने अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम अगला जो हमारा कल्प जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।